नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने आखिरी इलेक्शन लड़ लिए, वो सियासत हमारी वो पीछे रह गई है। नवाज शरीफ साहब एक एनआरओ ढूंढ रहे हैं मरियम बीबी के लिए, मार्च से पहले इनका झाड़ू फिर जाएगा। भाई वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, मुल्क की दो बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ के गिर्द घेरा तंग होता नज़र आ रहा है, जिसका रद्द अमल आसिफ अली जरदारी के जलसों में नज़र आ रहा है। और अब बताया जा रहा है कि नून लीग भी जो है वो एक और क्यों निकाला मुहिम की तैयारी पकड़ रही है। सवाल ये है कि क्या ये जो अवामी मुहिम है, क्या ये राब्ता मुहिम, जलसे जो हैं, क्या ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं, क्या ये मुमकिन गिरफ्तारियों से बचा पाएंगे? तो जवाब नफ़ी में मिलता है, क्योंकि अगर माजी करीब देखा जाए, दोनों पार्टीज़ का अगर देखा जाए, तो जो पीपल्स पार्टी का वोटर है वो काफ़ी हद तक डिसएनफ्रेंचाइज्ड नज़र आता है। और नून लीग का जो वोटर है वो हमेशा से कहा जाता है कि उसके डीएनए में एहतजाज नहीं है। तो क्या मकसद है ये जो जलसे हो रहे हैं, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ खबरें आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तो क्या जॉइंट अपोजिशन अब एक पेज पे आ रही है, और क्या हदफ जो है वो हुकूमत को गिराना है, क्या अर्ली इलेक्शंस जो है वो हदफ है? इस हवाले से भी अगर देखा जाए, रूल्स देखे जाएं, तो उसमें ये अर्ली इलेक्शंस कॉल करना सबाबदीदी इख्तियार है, और सिर्फ इख्तियार जो है ये मौजूद है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। या फिर अगर कोलिशन में से कोई जो है वो, अगर कोलिशन पार्टनर्स में से कोई नो कॉन्फिडेंस जो है वो नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाता है, या कोलिशन टूट जाती है, तो फिर अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाया जा सकता है। दो जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, जिसमें बीएनपी है, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, उनके बारे में जो है खबरें आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी की जो है वो उनसे मुलाकातें हुई, और कल कुछ अपोजिशन के हक में, साद रफीक साहब के हक में भी बातें दोनों पार्टीज की जानिब से आईं। तो क्या आसिफ अली जरदारी का मुफाहमत के बादशाह का जादू चल पाएगा? दैट रिमेन्स टू बी सीन। या हुकूमत फॉर द टाइम बिंग रिमेन और लुक सेफ, क्योंकि अपोजिशन कोई ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगी, क्योंकि अपोजिशन डिवाइडेड है, ये कहना है हुकूमत का। क्या ये खुशफहमी है हुकूमत की? इस पे भी बात होगी। और अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम 3 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या हुकूमत मुमकिन हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों के बाद की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है? सवाल नंबर 2, पीपल्स पार्टी और नून लीग की एहतजाजी पॉलिसी से हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? और सवाल नंबर 3, करप्शन मुकदमात के खिलाफ अपोजिशन का रास्त इक़दाम क्या होगा? ये वो 3 सवाल हैं, अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। सेनेटर वलीद इकबाल साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा मुस्लिम लीग नून से, शाइस्ता साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। और फैसल करीम कुंडी साहब फ़ोन लाइन्स पे हमारे साथ मौजूद होंगे। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। लेकिन प्रोग्राम का अगर हम जो है वो आगाज़ है, मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्रोड्यूसर अगर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं? मुशाहिदुल्लाह खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर ज़रा बताएंगे ये जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, क्या ये हुआ है या नहीं? क्योंकि फ़रतुल्लाह बाबर साहब जो हैं वो इसकी जो है वो तरदीद करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी तरदीद कर रहे हैं। तो कंफर्म करेंगे ये हुआ है राब्ता, या अभी अफवाहें हैं सिर्फ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं अभी थोड़ी देर पहले सेनेट का इजलास खत्म हुआ है, मैं वहाँ से निकला हूँ। मेरे इल्म में तो नहीं है कि ये हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अगर फर्ज करें हुआ भी है तो कौन सी ऐसी अचंभे की बात तो नहीं है ना। कल अभी शहबाज शरीफ साहब के आसिफ जरदारी साहब से असम्बली में एक हल्की सी मुलाकात से आप कह सकते हैं वही है, हाथ पाथ मिलाया। तो ये सियासत में ये चीजें चलती रहती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर हुआ है तो अभी ठीक है, नहीं हुआ तो फिर होते रहते हैं। कोई हमारी जो सियासत है वो ये है कि हम किसी को अपना दुश्मन तो नहीं समझते, बल्कि ये सियासी लोग एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, दुश्मन नहीं होते। तो मुखालिफ तो किसी भी वक्त टेलीफोन भी कर सकता है, मिल भी कर सकता है, बात भी कर सकता है। और अपोजिशन में होता ही है कि हालात जब भी ऐसे हों, या वो कहते हैं ना हालात का जबर जो है एक दूसरे को करीब लाता है, तो इस तरह की सूरत हाल है। तो इसमें अगर ये हुआ है तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं।
चलें ठीक है, मुशाहिदुल्लाह खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं जाऊंगी फैसल करीम कुंडी साहब से शुरू करूंगी। फैसल साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो है आजकल पीपल्स पार्टी जो है मुतहर्रिक नज़र आती है, जरदारी साहब बहुत जलसों से खिताब कर रहे हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग टोन एंड टेनर, एक दफ़ा फिर जो है वो एजिटेशन की तरफ जा रहे हैं, जो PTI को, इस्टेब्लिशमेंट को, जुडिशरी को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सर लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर हम जिस तरह मैंने कहा राब्ता मुहिम की बात करें, तो आपकी पार्टी क्या चाह रही है? क्या ये मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए है? क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो आजकल की पीपल्स पार्टी है, तो ठीक है आप इंटीरियर सिंध में जो है वो जलसे कर लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह नहीं कर सकते, पंजाब में नहीं कर सकते, आप बलोचिस्तान में उस तरह नहीं कर सकते, तो क्या सर फ़ायदा क्या है इसका क्या फ़ायदा क्या होगा? क्या अचीव क्या करना चाह रहे हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक पाकिस्तान की जमात, बड़ी जमात है, और सिंध की डेफिनेटली हमारे पार्टी के जो है पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने पिछले में भी जलसे किए हैं तो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं, और क्योंकि हमारे भी 27 दिसंबर भी आ रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ एक एजिटेशन, क्योंकि हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और 100 दिनों में जो हुकूमत के करामात हैं वो भी सबके सामने है कि उन्होंने क्या कुछ किया और क्या कुछ नहीं किया, वो भी उसके ऊपर है। तो एजुटेशन तो देखिए अपोजिशन का काम है कि लोगों को आप अपडेट करें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और क्या कुछ मतलब है कि वो है नहीं। तो ये एजिटेशन जो है ये जो हुकूमत की कारकर्दगी है उसकी वजह से है, या अपनी जो गिरफ्तारियां हैं उसकी वजह से है, या आप अवाम को जो है वो हक दिलाने के लिए जो सड़कों पे आ सकते हैं, या राब्ता मुहिम जो है उस तरह आप कर रहे हैं? देखें, जो है गिरफ्तारी तो जरदारी साहब ने पहले ही कहा, हम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो गिरफ्तारी नहीं करते। पहले भी आप लोग पहले भी उनको जो है वो जेल में डाला 11 साल, उसके बाद जो है बाइज्जत बरीगर कोई चीज साबित नहीं हो सकी। लेकिन हम अभी भी कहते हैं कि अगर एहतसाब होना चाहिए तो क्रॉस सी बोर्ड होना चाहिए, सबके सब पार्टीज का जो है होना चाहिए, न कि अपोजिशन चैनल जो आपके मुखालिफ उनको होना चाहिए और हुकूमती लोगों का नहीं होना चाहिए। क्रॉस सी बोर्ड हमें एहतसाब के बिल्कुल फेवर में है, लेकिन हम गिरफ्तार से बेसिक नहीं। आप बताएं कि आप लोगों का आज भी आप देखें इस्लामाबाद में देखें एहतजाज कर रहे हैं, PDV के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, कौन कौन सी वो नहीं कर रहे, BI के लोग एहतजाज, कौन से लोग एहतजाज नहीं कर रहे, इन्होंने जो अपना मंशूर। लेकिन आप उनके एहतजाज में कहीं जा नहीं रहे, उनको कहीं उस तरह सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे ना? देखें क्यों नहीं, आप असादा के एहतजाज देखें, पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी वहाँ पर मौजूद थी, यूनिट स्टोर के मुलाजमीन ने एहतजाज किया, पाकिस्तानी पार्टी बल्कि मैं खुद वहाँ पर भी मौजूद था। जो जहाँ जहाँ भी जिधर जिधर एहतजाज किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है हमेशा उनका साथ दिया। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं जा रहे हैं। और गिरफ्तारियों से तो देखें ये कोई गिरफ्तारी वाली बात नहीं, गिरफ्तारियों से बच रहे हैं, अगर गिरफ्तारियों के लिए हम ये कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। और इनसे प्रेशर बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, चलिए प्रेशर बिल्डिंग नहीं है। और जहाँ तक आपने बात की कि टेलीफोनिक कॉल की या वो, तो फजल साहब से रद्द कर लियो, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। सियासतदान आपस में मिलते रहते हैं, अपोजिशन की जमातें, मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम भी कहा है, कुछ ऐसे इशूज होंगे जिससे अपोजिशन की जमातों का इत्तेहाद होगा, कुछ ऐसे इशूज होंगे जिससे हमारा इत्तेहाद नहीं होगा। तो अगर आप पार्लियामेंट में कहीं पे मिलते हैं शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन सर इस इत्तेहाद का टाइमिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। एक ऐसे टाइम पे जरदारी साहब की जो JIT है उसका कल टाइम फ्रेम खत्म हो रहा है, नवाज शरीफ साहब के केसेस की जो है वो कहा जाए 24 को आ रहा है, तो टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। हमने कोई इत्तेहाद की ऐलान नहीं किया या हमने कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि हम मुलाकात करने जा रहे हैं या हमारे उनके साथ इत्तेहाद हो गया है या कुछ ऐसी कोई बात है। लेकिन जब आएगा टाइम तो सब देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। शाहिद साहब की जान जाऊँगी। शाहिद साहब, अभी जो आपकी पार्टी की तरफ से भी आ रहा है कि अवामी राब्ता मुहिम जो है वो स्टार्ट हो रही है, वो एंड ऑफ द मंथ की बात की गई है, साथ ही साथ कहा गया है पॉसिबली अगर नवाज शरीफ साहब अरेस्ट होते हैं तो फिर मरियम बीबी जो है वो भी जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आएंगी, वो भी इनसे एड्रेस करती जो है वो नज़र आएंगी। तो लगता है कि आप भी अपनी ऑप्शंस जो हैं वो कंप्लीटली उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं। वो जो इल्ज़ाम लग रहा है NRO का, आप देख रहे हैं कि शायद कोई चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ चली जाएं और हमें जो है वो उस तरह मुतहर्रिक ना होना पड़े, तभी 30 की जो है वो डेडलाइन रखी गई है। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आप समझते हैं कि जो जलसे जुलूस है, राब्ता मुहिम है, इनसे कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि जिस तरह क्यों निकाला की तहरीक थी उससे कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, ना ही आपको उस तरह माज़रत के साथ वो पजीराई नहीं मिली, उस तरह ना आपका बंदा, आपका वोटर उस तरह निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखें, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको कहूँ कि ये कोई
स्पेशल ओकेजन मेरे इल्म में नहीं है, आपसे पता लगा कि ये राब्ता मुहिम, पर सियासतदानों का तो हर दम अपने वोटर्स से राब्ता होना चाहिए और रहना भी चाहिए। और ये जो मुहिम है, ये हम तो देखें, कोई भी अपोजिशन का बंदा, आपने बारहा पीपल्स पार्टी को भी सुना और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हम बिल्कुल इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये हुकूमत चलाएं, और मारिया इनको चलानी भी चाहिए। इनको जो इन्होंने कौम से वादे किए उनको पूरा भी करना चाहिए। देखें, इनको टाइम पूरी तरह मिलना चाहिए। ये जो हमें कहते थे, हम किसी सूरत भी नहीं ये चाहते कि ये सियासी शहीद बने और ये कहें कि अपोजिशन ने काम करने नहीं दिया। जो कारकर्दगी है वो आपके सामने, बल्कि सबके सामने है। नोबडी नीड्स टू पॉइंट दैट आउट एंड टेल कि भाई ये हुआ और ये नहीं हुआ। जो अफरा तफरी पूरे मुल्क में है इस वक्त, और जो डिलीवरेंस का हाल है, जो गवर्नेंस का हाल है, वो किसी से पोशीदा नहीं है। जहाँ तक राब्ता मुहिम है जी, राब्ता तो सियासतदान हर वक्त उसको रखना चाहिए और हम रखेंगे। और जहाँ तक आपने कहा, कोइंसिडेंस है ये कि फैसला 24 को आना है, 30 से आप देखिए, मेरे इल्म में ये 30 वाली बात सीरियसली नहीं है। अच्छा, हमें अभी तक ना कोई कन्वे हुई है। हमें ये हमारा मुस्लिम लीग का 25 को हम कायदे आज़म का भी सेलिब्रेट करते हैं और वो उस तरह की हैं कि पार्टी शुड बी डूइंग दैट, लेकिन अदरवाइज मेरे इल्म में अभी नहीं है। और अगर नहीं, तो पूरा ये तो अब आ रहा है मीडिया में कि 4 लोगों को जो फायर ब्रांड्स हैं, इसमें ख्वाजा आसिफ हैं, जिसमें एहसन इकबाल हैं, जिसमें मुशाहिदुल्लाह खान साहब हैं, और आई एम फॉरगेटिंग वन अदर नेम, उनको रिस्पांसिबिलिटी दी है। अब वो तो फायर ब्रांड नहीं है, लेकिन देखें वो तो होना चाहिए। नाउ इज द टाइम टू हाईलाइट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, हाउ दे आर डिलीवरिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। और आपने देखा है कि देखें, तजावजात हटाने की, ठीक है, वी आर नॉट अगेंस्ट इट, बट द वे इट इज़ बीइंग डन, एक अच्छा काम भी अगर बुरे तरीके से किया जाए तो वो गलत हो जाता है। इस वक्त वो भी आप देख लें कि आप नौकरियां देने की बात कर रहे थे, आप घर देने की बात कर रहे थे, ना आप रोटी दे रहे हैं, ना आप छतें दे रहे हैं, तो वेयर आर वी हेडिंग? कहीं आपको कोई प्रोग्रेस, कहीं आपको कुछ नज़र आ रही है? रिफॉर्म्स की बातें हो रही थी, वो कहाँ हैं? पुलिस की हो रही थी, वो गुम गई। लोकल बॉडीज़ की हो रही थी, उसका कोई जिक्र नहीं। तो देर आर सो मेनी थिंग्स वन कैन गो ऑन टॉकिंग, बट पॉइंट इज़ के वी नीड, और जैसे हालात हैं, आई टेल यू, अच्छे नहीं हैं, तो एनी टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं, तो हमारे राब्ते अपनी आवाम के साथ होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। वलीद इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं, कोइंसिडेंशियल है कि राब्ता मुहिम जो है इधर 30 को अगर शुरू हो रही है, 24 को फैसला आना है, दूसरी जानब ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, कल JIT का टाइम फ्रेम जो है वो ख़त्म हो रहा है, और फिर आपस के भी जो राब्ते हैं वो भी एक ऐसे टाइम पे हो रहे हैं जब दोनों के केसेस के फैसले आने, इज़ दिस और कोइंसिडेंशियल? और दूसरा, क्या आपकी हुकूमत जो है, कोई घबराहट है कि ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इकट्ठे होकर आपको टफ टाइम दे सकती हैं? देखें जी, हम तो ये बिल्कुल नहीं समझते कि ये कोइंसिडेंटल या इत्तेफाकी बात है। हमें इस बात का पूरी तरह अंदाज़ा है। हालांकि ये जिस दिन इलेक्शन हुआ था 25 जुलाई, उसी रात या उससे अगले दिन एक बहुत बड़ा इन्होंने इकट्ठे होकर अपोजिशन, जो वाज़ेह हो गया था कि वो अपोजिशन में होंगे, ये सारे पार्टीज़ के नुमाइंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और किसी इत्तेहाद का भी ऐलान किया। लेकिन उसी के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब ने भी पैगाम दिया कि जी हमें नज़र आ रहा है कि ये जिस तरह के ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ये इनमें इकट्ठे होने की कैपेसिटी या सलाहियत नहीं है, ये तो एक दूसरे के गलों के ऊपर पड़े होते हैं। तो वो तो एक, और वो आपने देखा कि वो सारी चीज़ फिजल आउट कर गई, जो उन्होंने इत्तेहाद एक तरह का ऐलान जिसको किया हुआ था। बहरहाल वो कमेटी तो एक बन गई उसके लिए कि जी इलेक्शन को भी जायज़ा ले लें। और ये भी मैं बिल्कुल एक छोटी सी बात कह दूँ कि ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क है, फाफिन नामी इदारा, इसने इस इलेक्शन को करार भी दिया है कि ये बेहतरीन इलेक्शनों में से एक है, और 13 के इलेक्शन से ख़ासकर जो उसके नुक्स हैं वो इसके अंदर दूर हुए हैं। बहरहाल मैं जो बात ख़ास तौर पर अर्ज़ करना चाह रहा था वो ये थी कि ये बात खिलाफ तवक्को नहीं है कि ये दोनों जो 2 बड़ी पार्टियाँ अपोजिशन की हैं, हमारे नज़दीक ये पुराने पाकिस्तान के सिम्बल्स हैं, ये वो रिग्रेसिव क़ुव्वतें हैं, और इस वक्त जो फ्री हैंड मिला हुआ है एहतसाब करने वाले इदारों को, नैब को, अदलिया को, जिसको पहले हमेशा वो अपने
रोब और दबदबे के नीचे रखा करते थे मुख्तलिफ जो हुकूमतें थीं, अब उनको फ्री हैंड मिला हुआ है उसको, और इनको नज़र आ रहा है कि इनकी टॉप लीडरशिप जो है वो जेल जाने की वाली है, बिकॉज वो केसेस की, देखें मैंने वो फाइलें नहीं पढ़ी हुई, लेकिन जो रिपोर्टिंग उसकी हो रही है उससे नज़र आ रहा है कि बड़े सीरियस केसेस हैं। तो ये अब अपना वो करेंगे, वो दबाव, वो प्रेशराइज करने के लिए चीज़ें करेंगे, वो इस तरह शोर मचाएंगे ऐवानों के अंदर, सड़कों पे, लेकिन हम उसको लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमने इस तरह के प्रेशर पे नहीं आना। कोशिश यही होगी कि ये इदारे किसी तरह से बैकआउट कर जाएं, लेकिन ये हमने हमारी तरफ से कोई रिलीफ का जो है कि जो कोई माफ़ी हो जाए या कोई एनआरओ हो जाए या इस तरह की कोई चीज़ हो जाए, हम पूरी तौर पे तैयार हैं जी। आपके सवाल का कलामी की माफ़ी, माजरत के साथ अगर फ्री हैंड की बात करें तो अनबाइस्ड अगर ओपिनियन दूं, आप अगर उस्मान डार साहब का इंटरव्यू देख लें, हाल ही दिनों में हफ्ता हुआ है मेरा ख्याल है उसको गुजरा, नैब के ऑफिस में जाते हैं, वो कहते हैं कि जी वहाँ फाइलें पड़ी हुई थी, तो मुझे कहा गया, मैंने पूछा जी किसकी फाइलें हैं, तो उन्होंने कहा जी ये ख्वाजा आसिफ की हैं। उसके 2 दिन के बाद ख्वाजा आसिफ के जो भाई हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो शुरू हो जाती है। कोइंसिडेंस तो नहीं लगता। मालम जब्बा केस में आपके बाहर आते हैं जो वजीर आला हैं और आप कहते हैं जी मुझे तो क्लीन चिट मिल गई है, नैब को प्रेस रिलीज फिर जो है वो जारी करनी पड़ती है कि क्लीन चिट नहीं मिली। आपके लोग जिन पे रेफरेंसेस दायर हुए हुए उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में जो है वो अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे कर लिया जाता है, तो फ्री हैंड तो सर नहीं नज़र आ रहा ना, इसको फ्री हैंड तो नहीं कह सकते हम। देखिए जी, ये जो आपने बहुत सी बातें की नैब के प्रोसेस के बारे में, इसका जवाब तो नैब के कोई तर्जुमान दे सकते हैं। हम तो वाज़े तौर पर ये आपको मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने नहीं वो 100 दिन वाली तकरीर में कहा कि हम तो नैब का कोई चपरासी भी नहीं बदल सकते, ठीक है, वो इदारे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं। अब ये जो मखसूस केसेस हैं वो किसी जैद का हो या बकर का हो, किसी अपोजिशन वाले का हो या गवर्नमेंट वाले का हो, केसेस की नौयत पे, उनके मेरिट्स पे, उनकी संगीनी पे, जो शवाहिद हैं उसकी संजीदगी पे वो सारी बातें डिपेंड करती हैं किसको अरेस्ट करना है किसको नहीं करना। अब मिसाल के तौर पे चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, वो मालम जबा के लिए जब तलब किए गए तो उन्होंने जाके कहा, जो मुझे समझ में आई है, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, उन्होंने जाके कहा कि जी इस सारे मामले के फैसले में बताइए मेरा नाम कहाँ था या मैं किस मीटिंग में था या मेरा कोई उससे ताल्लुक नहीं था। नैब ने अपने रिकॉर्ड को छाना बीना, उनको नजर आया कि वाकई इस आदमी का ताल्लुक नहीं था, उन्होंने कहा कि नहीं है, जो मुझे समझ में आया। जी जी। अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब या उनके भाई जो साहब जो हैं या मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं, उनके ऊपर जो केसेस हैं, जो एविडेंसेस हैं, जो शवाहिद हैं, जो बयानात उनके कॉलीग्स ने या जिन भी लोगों ने जो सरकारी अफसरान थे जो दिए हुए हैं, उसकी वजह से वो कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। और मैं ये आपको कह दूं कि इसमें अगर ऐसी संजीदा या संगीनी जो है अगर किसी ऐसे शवाहिद में या सबूत में मौजूद हो जो हमारे किसी वजीर या कारकुन या ओहदेदार के ऊपर है, तो आप ये मत समझें कि कल को वो अरेस्ट नहीं होगा, वो भी अरेस्ट होएगा और कोई हुकूमत उसमें मुदाखलत नहीं करेगी। शायद माज़रत के साथ एक सेकंड, आप अभी वलीद साहब बात कर रहे हैं कि नैब की जो बात है तो नैब का कोई तर्जुमान ही उसका जवाब दे सकता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि डीजी नैब लाहौर ने जब बैठ के टेलीविजन टॉक शोज पे बात की तो आपके पास भी इख्तियार है, पब्लिक सर्वेंट्स कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत आप भी उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते थे, बट योर पार्टी वाज डिफेंडिंग हिम, डिफरेंट टॉक शोज में आके आप डिफेंड कर रहे थे। मालम जब्बा के हवाले से आपने कहा जी मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, नैब ने बाकायदा प्रेस रिलीज आज जारी की है। फिर बड़ा कोइंसिडेंस लगता है कि जी जुल्फी बुखारी को जो टफ टाइम बंदा दे रहा था प्रोसिक्यूटर, उसको रिजाइन कराने के उसको रिजाइन करा दिया जाता है, वो चला जाता है, वो नजर नहीं आता, फिर ईसीएल से उनका नाम भी निकाल दिया जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ कोइंसिडेंसेस सर, वोंट यू से सो? कोइंसिडेंसेस हैं जी। मैं देखें, मैं इन तमाम इनफरादी केसेस के बारे में, या तो मैं उन केसों में वकील हूँ या मुझे उसके सारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बता दें, आपने डीजी नैब के खिलाफ क्यों नहीं, जो डीजी नैब लाहौर है उनके खिलाफ क्यों नहीं कुछ किया? आपके पास है ना इख्तियार सर? मुझे इल्म नहीं है इस इख्तियार के बारे में कि वो कौन सा इख्तियार है जी। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं स्पेसिफिक केसेस के या तो मैं उन केसेस में वकील हूँ या मैंने उस सारे मामले को इस तरह से स्टडी किया हो कि मैं कोई कार्रवाई करने के लिए कदम उठा रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ आपको दोबारा से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है नैब, और ये ज़्यादातर बेशतर जो केसेस नैब के जो अभी जिनके ऊपर हाई प्रोफाइल जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो उस दौर में भी नहीं हुए जब 18 अगस्त के बाद से, जब से इमरान खान साहब ने हल्फ लिया है, वो उससे पहले के बेशतर केसेस जो हैं या ज्यादातर या सारे के सारे जो हैं वो उससे पहले के हैं, या निगरान हुकूमत के वक्त के हैं या उससे पहले के। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि देखें, हमारे लोग अरेस्ट पहले होते हैं, केसेस फिर ढूंढे जाते हैं, बनाने की कोशिश की जाती है। मुझे ये बताएं कि अलीमा खान का इतना बड़ा हुआ, उनको भी कोई नहीं की, उनको कहा गया कि आप पे कर दें और आप रेगुलराइज,
इमरान खान को खुद कहा गया कि अपनी वो रेगुलराइज, अभी तक भी नहीं हुई वो प्रॉपर्टी रेगुलराइज कर लें और वो ठीक हो जाए। मतलब उनको आप वार्न करते हैं और बार बार यू रिट्रीट, और हमें जो हमारे या पीपल्स पार्टी के या जिनके उनको अरेस्ट करते हैं और केसेस अभी 2.5 महीने बाद भी नहीं आप बना पाते। तो व्हाट इज़ दिस? जुल्फी बुखारी का आप देख लें, हमारा पास्ट में हुआ था, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एक हेड कर रहे थे, उनको फ़ौरन हटा दिया गया था। इनका नाम ECL से भी नहीं, वो काम भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, नथिंग इज़ हैपनिंग। देखें ये बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। और ठीक है, इस वक्त आपने एक विक्टिमाइजेशन शुरू की हुई है पॉलिटिकल, लेकिन वक्त ये भी गुजर जाएगा, पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा कि ये कितना गलत है। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो अब आवाम को भी, लोगों को भी, सबको समझ आ रही है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। ये ना अक्रॉस द बोर्ड है, ना ये ट्रांसपेरेंसी है इसमें, ना प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं। ये एक हरिड किस्म की प्रोसेस है जो हो रहा है, और वो मेरा ख्याल है कंफर्टेबल करना चाहते हैं कि हर बोलने वाला शख्स चुन चुन के, PMLN का एक एक बोलने वाला शख्स उसको हरास किया जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है। तो आवाज़ कब तक दबाएंगे? देखें, बात फिर मैं वही कहूँगी कि बात डिलीवरेंस पे आएगी, बात गवर्नेंस पे आएगी। आप यू आर फेलिंग इन दैट। पाकिस्तान इज़ बीइंग मेड अ लाफिंग स्टॉक। वो कहाँ खड़ा है इस वक्त, इकोनॉमिकली क्या हालात हैं, वो सबके सामने है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन माज़रत के साथ अगर ऑपोजिशन की बात की जाए, डिलीवरेंस पे अगर आपने क्वेश्चन करना है तो असेंबली में आएंगे तो डिलीवरेंस पे क्वेश्चन होगा ना, बॉयकॉट पे बॉयकॉट हो रहा है, तो किस तरह जो है वो फिर डिलीवरेंस पे सवाल उठाए जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कुंडी साहब की जानिब जाऊंगी। कुंडी साहब, जिस तरह अभी हम पूछ रहे थे, इस वलीद साहब से हम पूछ रहे थे, बात हो रही थी कि क्या ये कोइंसिडेंस है कि उस्मान डार साहब जो है वो फाइलें देख लेते हैं, जुल्फी बुखारी का नाम जो है वो ECL से निकाल दिया जाता है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो टफ टाइम दे रहा था वो रिज़ाइन कर जाता है, सिविल सर्वेंट्स कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जाता DG NAB लाहौर के खिलाफ। क्या ये सारे कोइंसिडेंसेस हैं सर, के ठीक है ये हो रही हैं चीज़ें? कुंडी साहब, माज़रत था, आपके कुछ ऑडियो में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा जो है प्रोड्यूसर आप ज़रा रिकनेक्ट करने की जो है वो कोशिश करें। शायद साहब आप इसका जवाब देना चाह रही थी, आपने कहा कि जो आप लोग वॉकआउट कर रहे हैं, जो ऐवान चलने नहीं दे रहे, तो किस तरह आप इनको परफॉर्मेंस पे किस तरह पूछेंगे? मारिया, ऑपोजिशन तो देखिए, नाम ऑपोजिशन है, वो बैठी है ऑपोजिशन करने के लिए। वी आर देयर टू वॉच एंड टू सी। हम तो चाहते हैं कि ये जो इन्होंने आवाम से वादा किया है ये उस पर आएँ और उस पर डिलीवर करें। बट पॉइंट इज़ कि इनके पास दो सुसाइड बॉम्बर्स हैं जो उठते हैं और अच्छी भली चलती हुई हाउस में दे से समथिंग और डू समथिंग जिससे वो पूरा हाउस की माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात देखें, इस वक्त जो वॉकआउट हो रहा है वो साद रफ़ीक की प्रोडक्शन ऑर्डर्स, जो कि स्पीकर का राइट है और वो बुला सकता है। मारिया, आप मुझे बताएं कि अभी दे आर नॉट इवन, उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो साबित भी नहीं हुए। जब तक कहते हैं कि साबित ना हो वो मुल्ज़िम नहीं होता। तो आप 4 लाख लोगों को वो रिप्रेजेंट करता है शख्स, आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी की रिप्रेजेंटेशन को कैसे असेंबली में रोक सकते हैं? इट्स नॉट राइट। तो अगर हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप उसको आने दें टिल ही इज़ प्रूवन गिल्टी, आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स दें। और दूसरी बात है कि देखें, बहुत दफ़ा पीपल्स पार्टी ने भी हाथ बढ़ाया है इनके तरफ कि आएँ, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए जो काम है वो करें। और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे मिल के काम करें, बिकॉज इस वक्त मसाइल में पाकिस्तान घिरा हुआ है। और ये मैं आपको बता रही हूँ, दे विल नॉट बी एबल टू डिलीवर अनटिल एंड अनलेस ये ऑपोजिशन को अपने साथ नहीं मिलाएंगे। ये इनका खाम ख्याल है कि दे कैन अलोन मैनेज थिंग्स एंड दे विल बी एबल टू डिलीवर। देखें, जो नज़र आ रहा है इनएक्सपीरियंस्ड, इनकॉम्पिटेंट एंड कंफ्यूज्ड क़यादत है इस वक्त जो डिलीवर नहीं कर पा रही। सो वी ऑल नीड टू गेट टुगेदर एंड पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। अच्छा वलीद इकबाल साहब, क्या वजह है साद रफ़ीक साहब के मामले पे ऑपोजिशन जो है वो लगातार वॉकआउट कर रही है? तो
तो एक आईनी हक है, आप बुला सकते हैं। ये कहना कि जी कानूनी राय ले रहे हैं, ये तो बुला सकते हैं, उनको प्रोडक्शन ऑर्डर्स उनके जारी किए जा सकते हैं। अगर ये एक स्टिकिंग पॉइंट है तो क्या मतलब उनको तासुर अब ये मिल रहा है कि गवर्नमेंट जानबूझ के एक स्टिकिंग पॉइंट रखना चाहती है ताकि ऑपोजिशन जो है वो इसी तरह बॉयकॉट करते रहे, सवाल ना पूछे जा सके, बिकॉज माजरत के साथ एट द मोमेंट ज़्यादा शो करने के लिए नहीं है आपके पास। किस हद तक तासुर सही है? देखिए जी, ये काम हुकूमत का तो नहीं है, ये तो स्पीकर साहब जो है वो अपना फैसला करेंगे और उन्होंने उसके लिए अगर कोई राय मांगी है तो वो बिल्कुल अपना हक बजाने हैं। But how is it different since you're a lawyer as well? How is this different from शहबाज शरीफ साहब केस? मैंने कहा ना जी कि जब जिस तरह आपने वो एक बात की, मैं बगैर उस कानून को देखे हुए जो आपने कहा कि अगर कोई डीजी नैब हैं तो कोई सिविल सर्वेंट्स के कानून के लिए, सिविल सर्वेंट्स तो वो अफसरान होते हैं जो कि वफाकी हुकूमत के ताबे होते हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। मेरे ख्याल में ये जो नैब के अफसरान हैं इनका कोई अपना और तरीका है इनकी जो है अगर कोई इनके कॉन्डक्ट को करने का, जो कि और जिस तरह से अदलिया की भी जो है मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अदलिया की भी जो जज साहिबान हैं उनको रिमूव करना जो है वो हुकूमत के पास इख्तियार नहीं होता, वो अदलिया की अपनी बॉडी होती है जिसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहा जाता है, जो एक आइनी इख्तियार है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह एक इख्तियार अगर है इनके पास और अगर उस पर वो मशवरा और राय लेना चाहते हैं तो वो ज़रूर ले रहे होंगे। और अगर उसमें मियाँ शहबाज शरीफ के केस में और ख्वाजा साद रफ़ी के केस में कोई फ़र्क है तो वो स्पीकर साहब उससे आगाह होंगे। मैं उस पर रोशनी इस तरह नहीं डाल सकता बगैर उस बाकायदा उस केस को स्टडी किए हुए। और एक और बात कि साद रफ़ीक साहब जो हैं वो 4 लाख लोगों के नुमाइंदे नहीं हैं, वहाँ 3,72,000 वोट रजिस्टर्ड है। मैं उस हल्के में काम करता रहा हूँ N131 में, और उधर से उनको जनरल इलेक्शन में 86,000 वोट मिले थे तकरीबन, और फिर ज़िमनी इंतखाब में गालिबन कोई 65,000 या 67,000 वोट्स नुमाइंदे तो हैं बात है ना, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी ना, द पीपल हैव वोटेड फॉर हिम। जी बहरहाल बहुत से मौक़ों पे बहुत से अरेस्टेड लीडर्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए भी हैं, और उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट भी थी और कई मौक़ों पे उन्होंने भी नहीं प्रोड्यूस किया कुछ लोगों को और होने दिया है। बहरहाल प्रोसेस है, वो चल रहा है, और वो जो है उसके अगर उसमें स्पीकर साहब इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि उनको कोई प्रोड्यूस करने का है जवाज़ बनता तो वो ज़रूर ऐसा करेंगे, और अगर नहीं बनता तो वो वजूहात दलाइल देकर वो करेंगे कि ये नहीं बनता। और ये मैं आपको वाज़े तौर पे अर्ज़ कर दूं कि और ये PTI के तर्जुमान के तौर पे मैं आपको वाज़े तौर पे अर्ज़ कर सकता हूं कि हमने इसके ऊपर किसी तरीके से बैकआउट नहीं करना कि कोई एहतसाब से किसी को माफ़ी हो या एहतसाब के नतीजे में कोई दी गई सज़ाओं से हमें अगर कोई रुजू करे अपोजिशन पार्टीज़ में से कि जी हमें कोई रिलीफ दे। हमारा तो सतून ही यही है नज़रिए का। और अब बल्कि बड़ी दिलचस्प बात है, आप रिलीफ कैसे दे सकते हैं सर? मैं देखे ना, कोई भी कन्विक्टेड, सुप्रीम कोर्ट है, किस तरह दे सकते हैं? कन्विक्टेड शख्स कोई भी जो होता है उसको एक तो प्रेसिडेंशियल पार्डन का एक इख्तियार, वैसे एक जो एक जुडिशियल पावर मेरा ख्याल है नैब के केसेस में नहीं वो तमाम कॉन्विक्ट्स को ये पावर होता है। दूसरी बात ये है कि लेजिस्लेशन के ज़रिए भी इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन और इसी का वो जो है हम महसूस करते हैं कि ये प्रेशर डालने की या शोर मचाने का तरीका उनका यही है कि वो करेंगे। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, आज ये किसी एक अंग्रेज़ी के जरीदे में एक मजमून आया हुआ था कि क्या ये हुकूमत जो है वो जनरल मुशर्रफ की तरह ही करेगी कि जनरल साहब भी जब आए थे तो बड़ा उन्होंने शोर मचाया था कि मैं एहतसाब, और वही जिनका एहतसाब करना था उन्हीं के साथ कोई समझौता करके उन्हीं को अपना साथी बना लिया। और बात की है कि उन्होंने मसल दिखाया था अपने, दिस वाज आल्सो इन इट कि ये भी वही हैं। तो ऐसी कोई इसमें बात नहीं होगी जी, मैं आपको ये वाज़े तौर पे बता दूं। लेकिन वलीद साहब, क्या नैब के केसेस में प्रेसिडेंशियल पार्डन, मेरा जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, नैब के केसेस को पर्टेन नहीं करता, प्रेसिडेंशियल पार्डन करता है सर? मेरे ख्याल में प्रेसिडेंशियल पार्डन का जो इख्तियार है वो आइन के तहत है, और गालिबन आइन का आर्टिकल 43 या 42 या 46 ऐसा कोई आर्टिकल नैब के भी किसी भी वो पार्डन और रिप्रीव ग्रांट करने का देखें, आइन में तो मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। मेरी अर्ज़ तो सुन लेना। आइन में मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि जिसमें ये लिखा हो कि नैब के कानून क्या हो सकता है, हो मैंने नहीं देखी। और नैब का कानून ऐसी बात कह ही नहीं सकता जो आइन से इख्तलाफ करती हो। जब तक कि मैं वो देख ना लूँ मैं आपको बता नहीं सकता। जहाँ तक मेरे इल्म में है ऐसी चीज़ जो है वो पार्डन जो है वो
पार्डन रिप्रीव भाई कत्ल और सजाए मौत का सजाए मौत को माफ कर सकते हैं आजाद के साथ वो तो कन्विक्ट होंगे, हाँ कन्विक्ट होंगे, वो कन्विक्ट होंगे। पर इनसे ये पूछ ले, शायद इनके पास सब पास हैं, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे मुराद सईद साहब से हम एनआरओज मांग रहे हैं। 7 लोग, मतलब किस नाते उन्होंने इतना बड़ा क्लेम कर दिया, वो दे सकते हैं? हु इज ही? अच्छा, एनआरओ उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे देखिए जी, वो एनआरओ की मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, और एक बंदा इस वक्त हाउस में, एक बंदा हाउस में भी बैठा है। अगर उन्होंने अगर नहीं वो इस तरह की बात, अगर कोई एनआरओ की बात है तो मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूं कि अगर किसी फर्द वाहिद ने कहा है कि जी मुझसे मांग रहे हैं, उनका कहने का मतलब यही हो सकता है और होना चाहिए कि वो हुकूमत से मांग रहे हैं कि जी एज ए मेजॉरिटी पार्टी कोई लेजिस्लेशन ऐसी कर दी जाए जिसमें इसका तस्वर मौजूद नहीं। उनका ये एनआरओ भी एक एनआरओ वाज नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, इट वाज अ लॉ। तो लेजिस्लेशन के जरिए कोई माफी तलाफी कोई ये वो कर दी जाए, ये उसका जो है कुंडी साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह वलीद साहब बात कर रहे हैं कि हमसे जो है वो रिप्रीव मांगी जा रही है, क्या हुकूमत के पास इख्तियारात हैं रिप्रीव के? क्या मतलब, मैंने ये नहीं कहा मांगी जा रही है, मैंने कहा अगर मांगी गई तो हम नहीं देंगे। अगर मांगी गई तो हम नहीं देंगे, वो तो आप कहे जा रहे हैं। मुराद सईद साहब ने तो कहा ना, 7 लोगों ने उन्हें अप्रोच किया। इसी तरह बाकी आपके वज़रा भी कहते हैं कि ये कहते हैं एनआरओ, हम कहते हैं एनआरओ, तो ये तो सारे आप लोग कह रहे हैं कि एनआरओ आपकी, मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया जी, ऑपोजिशन की, आपको नहीं किया, ऑपोजिशन की तरफ से जो है वो मांगे जा रहे हैं। देखिए मेरे भाई वलीद इकबाल साहब तो पढ़े लिखे हैं, अगर मुराद सईद ऐसी बात करें तो हम समझ सकते हैं कि वो करते थे, कि वो तो अपने जो पेपर्स हैं वो भी पता नहीं 1 घंटे में 3 पेपर्स देते हैं, वो अगर ऐसी बात करें। लेकिन वलीद इकबाल साहब ने तो पहले से ही प्रोसिक्यूशन भी कर ली और हमें सजाएं भी दिलवा दी और पार्डन की तरफ भी आ गए। मतलब इनको अभी पहले से ही पता है कि सजाएं मिलनी है अपोजिशन के लोगों को, ये पार्डन की बात कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं। भाई हम तो कह रहे हैं कि जी अभी तो अब ठीक है, कुछ 1-2 अपोजिशन के लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2-3, लेकिन बाकी तो हुए नहीं, और आपने पहले से ये भी मुख्तस कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस के लिए नैब का ऑफिस जुमा बाजार बना हुआ है, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है और वो फाइलें देख रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, किसी को बताया जा रहा है कोई क्या हो रहा है। अगर ये हमारी हुकूमत होती और ऐसी चीजें होती तो पता नहीं पीटीआई वाले कहाँ जो है वो अभी इन्होंने जो है ना आसमान सर पे उठाया हुआ था कि यार कैसे आ जा रहे हैं। हमारे साथ तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या वज़रा के ऊपर नैब के चेयरमैन है और कॉल कर रहे हैं, और ऐसे वज़ीर आज़म जो खुद हेलीकॉप्टर केस में मौजूद हैं। कल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पेश हुए हैं, बाहर निकले हैं, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी है। आज आपको पता है कि 4 प्रोसिक्यूटर्स जो हैं नैब के खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो वो भी तो देखें क्यों रिजाइन नहीं किया है। तो आप इस तरीके, या फिर आपने जैसे डीजी नैब की बात की पंजाब की, उन जिस तरीके से आके जो है वो पीटीआई के तर्जुमान बन जाते हैं, तो ऐसी चीजें तो देखें आपके दौर में हो तो ठीक है, बाकी दौर में हो तो गलत। हमने ना एनआरओ मांगा है, ना इनके साथ इख्तियार एनआरओ देने का, और पता नहीं मुराद सईद के पास कौन से इख्तियार आ गए एनआरओ देने का। बड़े लोग, बहुत ज्यादा लोग राब्ते कर रहे हैं, पता नहीं उनमें मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या चीज है कि उनके साथ इतने लोग राब्ते कर रहे हैं। 7 लोगों ने राब्ते भी कर लिए अभी तक। तो ये चीजें जो है ये ऐसी हवाई बातें हैं, न इनके पास इख्तियार है एनआरओ देने का, न ये दे सकते हैं, और न अपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी ने कम अज कम इनसे न बात की है। और ये जो आप कह रहे हैं कि कानून साजी करेंगे, हमने तो नहीं कहा कि आप कानून साजी करें। आपके पास मेजोरिटी जो काबीना है, वज़रा है, उनकी अगर आप एक एक की प्रोफाइल उठाएं तो उनमें से कितने नायबज़दा लोग हैं। आपके चीफ मिनिस्टर नायबज़दा हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके भी नायब है। आपके डिफेंस मिनिस्टर को देखें, आप अब देखें जुल्फी बुखारी के लिए अलहदा कानून है और बाकियों के लिए। उसके बाद फिर कहते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल कहती है, फिर कहते हैं कि अभी आप कानून बनाएं, जुल्फी बुखारी को तो माफ कर दें। जो ये कैसे हो सकते हैं, कैसे? देखिए दो रंग कल हुकूमत में, कल अपोजिशन में होंगे और कुंडी साहब, माजिद साहब, मेरा ख्याल है आप ट्रैवल शायद कर रहे हैं, आपकी आवाज़ फिर जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन एनआरओ की जो गूंज आजकल सुनाई दे रही है, उसी हिसाब से आज जो वज़ीर रेलवे हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने भी कुछ फरमाया। ज़रा अगर प्रोड्यूसर आप वो सुनवा दीजिए, फिर शायद साहिबा से उनका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर लेती हूँ। नवाज शरीफ साहब एक एनआरओ ढूंढ रहे हैं मरियम बीबी के लिए, लेकिन आसिफ जरदारी की कोई दिलचस्पी नहीं है कि बिलावल को एनआरओ मिले। मार्च से पहले इनका झाड़ू फिर जाएगा। और ये सारे बदमाश लुटेरे अगर अब बच गए
تو پھر اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پہ رحم کرے۔ اچھا سائد صاحب، یہ صرف اکیلے نہیں ہیں، شیخ رشید صاحب تو چلیں ٹھیک ہے اس وقت حکومت میں ہیں، لیکن نجم سیٹھی صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے، لگ بھگ 1 مہینہ پہلے انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ نواز شریف صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مریم بی بی کو جو ہے وہ ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ اوبیسلی ایک NRO کی طرف جو ہے وہ بھی اشارہ جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو کیا مریم بی بی کا، کیا مریم، اور پھر مریم بی بی خاموش بھی ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، تو کیا چل رہا ہے؟ ول شی کم بیک ٹو پالیٹکس، یا اب وہ پالیٹکس کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا ہے اور یہی ایک چیز ہوگی جو ان کو ریپریو لے کے دے گی؟ دیکھیں مریم، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا کوئی کہ وہ NRO مانگ رہے ہیں یا کچھ۔ مجھے تو جو لگ رہا ہے کہ دیکھیں ایک پچھتاوا ہوتا ہے، ایک ریلیشن شپ ماں بیٹی کی ہے، اور وہ ایک پرسنل گریف ہے جو انہیں ایک بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں ان کی ماں ان کو نام لیتے لیتے مطلب دنیا سے چلی گئیں، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مریم بی بی جیل میں ہے۔ وہ یہ کہتی رہیں کہ مریم گڑیا مجھے کیوں نہیں فون کرتی، مجھے کیوں نہیں میرے سے بات کرتی۔ تو دیکھیں اس کا پچھتاوا بھی ہے اور وہ ایک صدمے میں ہیں۔ آپ سب کے سامنے یہ بات کلیئر ہو جائے گی نا، کہہ رہے ہیں اب ڈیسیجن آنے والا ہے تو بائی 30 جو بھی ہے ہمیں بھی پتہ چل جائے گا پارٹی کو کہ کون لیڈ کر رہا ہے، کون کیا ہو رہا ہے۔ بیکاز میرے علم میں ذاتی طور پہ کوئی NRO کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک شیخ رشید صاحب کا تعلق ہے، ان کی صدا سے یہ عادت رہی ہے، اور آئی ایم سوری ٹو سے وہ بہت غلط الفاظ، اور ایک زمانے میں عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ ان کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، یہ ایسے شخص ہیں۔ تو اگر وہ چپراسی آج ریلوے کے منسٹر بنے ہوئے ہیں تو ان کو لازم ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں، کیونکہ ورنہ تو دیکھیں اپنے مطلب جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں وہ تو باعث سے شرم ہے۔ آئی تھنک چلے مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور جو بات ہو رہی ہے آج کل حکومت، زرداری صاحب بھی ارلی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، خود پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہے وہ ارلی الیکشنز کی بات کر چکے ہیں۔ تو ولید اقبال صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب رابطے بھی ہو رہے ہیں زرداری صاحب کے 2 اہم آپ کے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ، متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اور ساتھ ساتھ بلوچستان جو عوامی پارٹی ہے ان کے ساتھ بھی آپ کے جو ہے وہ رابطے ہو رہے ہیں زرداری صاحب کے۔ تو کیا ہنٹ مل رہی ہے کچھ کولیشن پارٹنرز سے؟ کیا جو پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی وہ کچھ اس سے منسلک تھی، اس پر جو ہے وہ مبنی تھی؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی، جو پرائم منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ تھی ارلی الیکشنز کے بارے میں، میرے خیال میں اس کو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے اس کو لیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو، اگر آپ چاہیں اس وقت تو نہیں لیکن اپنی تسلی کے لیے، آپ اس پروگرام کو جو انہوں نے 6-7 میزبانوں کو جو اینکرز تھے ان کو جو ان کے ساتھ کیا، اس کو اگر آپ اس کی فوٹیج دیکھیں، ان سے سوال جو کیا گیا تھا وہ یہ تھا، اور انہوں نے بات مفروضے پہ کی تھی جواب میں۔ سوال کیا تھا سدن پنجاب کا، کہ جی سدن پنجاب کے آپ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے آپ اس پہ کمیٹڈ ہیں یا نہیں ہے، اور آپ کریں گے، یا اس طرح کا کوئی سوال تھا۔ انہوں نے کہا جی ضرور، ہم فلاں اقدام لے رہے ہیں اور فلاں تاریخ تک یہ چیزیں کر کے بھی دیں گے اور وہ سب کچھ۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ اس میں سنجیدہ ہی نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ سدن پنجاب علیحدہ ہو جا کے ایک صوبہ بن جاتا ہے تو جو پیچھے سینٹرل پنجاب رہ جاتا ہے وہاں آپ کی سیٹیں ہی نہیں اتنی رہتی۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی کہ یہ، انہوں نے 2 باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو سٹیجز میں ہوگا، یہ راتوں رات ہونے والی تو چیزیں ہے نہیں، اور اس کے لیے تو آئینی ترمیم چاہیے ہوتی ہے جس کا کافی پیچیدہ پروسیس ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا اس وقت تک آپ کیا جانیں، ہو سکتا ہے الیکشن ہی ہو جائے، ارلی الیکشن ہو جائے۔ اب دیکھیں اس کو اس طرح سے لیا گیا کہ جی پرسوں پر ارلی الیکشن کرا دیں گے وہ، یا 2019 کی مارچ میں 2 الیکشن کروا دیں گے۔ مطلب ارلی الیکشن کا مطلب ارلی الیکشن کا مطلب یہ بھی میں صرف میں بات کیونکہ مفروضے پہ ہے، ارلی الیکشن کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلا الیکشن کا سال جو ہے، ویسے تو 5 سال کی مدت پوری ہونے پہ وہ تو 2023 بنتا ہے، 2022 میں اگر الیکشن ہو جائے اس کو ارلی الیکشن ہی کہیں گے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، تو وہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کو بہت آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے اور اس کو بہت اچھال دیا گیا ہے۔ اچھال تو نہیں کیا گیا، میرا خیال ہے اس میں ارلی الیکشن، آپ 22 کی تو بات آپ کر رہے ہیں نا سر، میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ 22 بھی اور 19 بھی ہو سکتا ہے، 20 بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک اور چیز بھی میں آپ کی درستگی کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے اپنی پروگرام کی شروع میں تمہید میں جو بات کی تھی، اس کا اختیار پرائم منسٹر رکھتے ہیں قائد ایوان کے طور پہ، یس، اور اس کے ساتھ ساتھ
صوبوں کے اندر قائد ایوان جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ رکھتے ہیں، اور یس اگر عدم اعتماد کا ووٹ آ جائے تو پھر وہ ایک علیحدہ، میں آئینی پوزیشن آپ نے بتائی لیکن نامکمل تھی کہ صوبوں میں ہر جگہ قائد ایوان جو ہوتا ہے وہ اس قسم کی جو ہمارا سسٹم ہے جو برطانوی پارلیمنٹ یا ویسٹ منسٹر سٹائل سسٹم جس میں بنایا گیا ہے، اس میں قائد ایوان کا یہ اختیار ہوتا ہے، استحقاق ہوتا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ تو اور لیکن یہ جو جمہوری پروسیس میں کوalition بڑی ایک چیلنجنگ چیز ہوتی ہے، اس کو چلانا، وہ چلتے رہتے ہیں رابطے، لیکن یہ مت سمجھیں میں اگر آپ اس میں 2-3 چیزیں نا معذرت کے ساتھ کنڈی صاحب کی جانب بھی جاؤں گی، جو چیئرمین نیب کو لیٹر گیا اپوزیشن کی جانب سے، وہ پہلے کہا جاتا ہے صرف اپوزیشن کی جانب سے، لیکن اس پہ مینگل صاحب کا بھی جو ہے وہ سگنیچر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ جو ہے وہ لیٹر آ رہا ہے، اور اس پہ باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اپوزیشن ممبرز کی، اس پہ مینگل صاحب کی سگنیچر ہیں۔ پھر کل سعد رفیق کے معاملے پر بھی BNP کے لوگ بھی جو ہیں وہ بولے، اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ بھی جو ہیں وہ بولے، انہوں نے کہا جی ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے بٹ وی ڈس ایگری ود دس، دے آر پارٹ آف دا کولیشن، سو یو کانٹ سے کہ یہ کوئنسیڈنس ہے، اور یہ وہ 2 لوگ ہیں، 2 پارٹیز ہیں جن پر سر نہیں یہ لیکن 2 پارٹیز ہیں جن پر آپ کی حکومت جو ہے فتیانہ صاحب نے بھی، یہ فتیانہ صاحب بھی انہوں نے کوئی کہا کہ جی میں سعد رفیق صاحب کو 30 سال سے جانتا ہوں، بڑے شریف آدمی ہیں، تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ میرا ذاتی رائے ہے، میرا وہ ویو نہیں ہے میری پارٹی کا۔ یہ فلور اور یہ جو فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے یہ بات کرنا تو obviously وہ، اور آپ کو پتا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ اپنے اون پہ یہ بات نہیں کر سکتے، ایک پارٹی کا جو ہے وہ ایک سٹیٹڈ پالیسی کو وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہ اس طرح نہیں ہوتا، بڑی ایک وہ جو ہے وہ آرگنائز پارٹی ہے۔ کنڈی صاحب کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کی ٹھیک ہے خواہش ہو سکتی ہے، زرداری صاحب ارلی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو کوئی اس طرح کے کوئی سگنلز ملے ہیں مینگل صاحب کی جانب سے یا متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے، کوئی آپ کو سگنلز اس طرح کے ملے ہیں جس کی بنا پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک یہ 2 پارٹیز کم از کم ساتھ ہیں یا کولیشن سٹرونگ ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس اس طرح نہیں آ سکتا، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ابھی ولید صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کے پرائم منسٹر بڑے دور اندیش ہیں، شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ 2022 کی بات کر رہے ہیں ارلی الیکشن کی، لیکن ان سے بات میں مفروضہ پہ بات کر رہا تھا، مفروضہ اچھا، تو وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے ارلی الیکشن تو بالکل مڈ ٹرم الیکشن ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اپوزیشن جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن لے کے آئے اور کہے کہ ہمارے پاس ممبران پورے ہیں تو پھر تو نو کانفیڈنس ہو سکتی ہے ان کے ہاں، اور نو کانفیڈنس کے نتیجے میں ضروری نہیں کہ نیا عام انتخاب ہو، ایوان ایک نیا لیڈر الیکٹ کر سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہی بات میں کر رہا تھا۔ اب ان کے پاس بھی دیکھیں، ان کے پاس بھی ابھی دیکھیں، ان کے پاس GDA ہے، پھر MQM ہے، پھر مینگل صاحب ہیں، اور ایسی بلوچستان عوامی پارٹی ہے، ایسے انہوں نے بھی کولیشن پارٹنرز جمع کیے ہوئے ہیں جو کہ پتہ نہیں چاہیں گے یا ان کے ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کے آپس میں جو ہے اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں اور وہ ان کی اپنی پارٹی کے پوائنٹ آف ویو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیز مجھے نظر نہیں آتا کہ ارلی الیکشن ہو، ان ہاؤس چینج ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے اگر وہ جماعتیں آ جائیں اور پوزیشن کی جماعت اکٹھی ہو جائے۔ اگر آپ کو یاد ہے قطع کلامی کی معافی، وسیم اختر صاحب نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بات جو یہ ہو سکتا ہے شاید چینج آف ہاؤس ہو جائے، شاید شیخ رشید صاحب کو بنا دیں، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے انہوں نے بات کی تھی۔ نہیں، شیخ رشید صاحب کو تو مطلب یہ میں ان کی بات کر رہی ہوں، کولیشن پارٹنر کی بات کر رہی ہوں، اس کانٹیکس میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ دیکھیں آپ نے شیخ صاحب جو ہیں وہ آپ کی پریس ٹاک دکھائی، اب وہ ایسے لوگ آپ نے دکھائے جن کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس وقت کدھر لینڈ کر جاتے ہیں۔ وہ پیچھے جب آپ نے میری PMLN کی بہن نے کہا کہ عمران کے ساتھ ٹاک شو میں انہوں نے عمران نے کہا میں کچھ اپلاسی نہ رکھوں، لیکن یہ پولیٹکس میں ہوتے رہتے ہیں، اور پھر وہ جو جس طریقے سے وہ نواز شریف کے ساتھ تھے، پھر مشرف کے ساتھ تھے، پھر بھی عمران کے ساتھ ہیں، کل کیا پتا کہ وہ کدھر لینڈ کرتے ہیں پیراشوٹ پہ۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس بھی آج جو آدھی سے زیادہ کابینہ ہے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ اور سر لیکن معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے یہی ہمیں تو اب آپ لوگ سارے یہی بتاتے ہیں کہ یہی جمہوریت کا حسن ہے، کیونکہ ایک دفعہ کہا جاتا ہے، قطع کلامی کی معافی کنڈی صاحب، آپ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نواز شریف صاحب کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، اور کیا زرداری صاحب نے بات کی، پیٹ پھاڑ کے لانے کی، ادھر سے باتیں ہوئیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کیو لیگ کو قاتل لیگ کہا اور پھر ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا۔ آپ نے بھی ڈاکو کہا، آپ نے بھی ڈاکو کہا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کہ ہماری 25 پولیٹیکل پارٹیز کی ایسے لوگوں کو پھر آپ پارٹیوں میں
ले लेते हैं और फिर वो आपकी काबीना में भी फ्रंट लाइन रनर होते हैं और आपके वजीर होते हैं। लेकिन जरदारी साहब की बात पे कमेंट नहीं करेंगे आप? देखिए, जरदारी साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं किसी का पेट फाड़ूंगा या किसी का जो है मैं किसी को सीटूंगा। जरदारी साहब ने कभी ऐसे नेगेटिव कमेंट्स किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ भी नहीं दिए। उन्होंने कहा जी मियां साहब आपके साथ अब कोई बात नहीं हो सकती, आपको याद होगा। शॉर्ट पड़ा होगा, जरा सुनवा देते प्रोड्यूसर साहब, जरा सुनवा दीजिए। आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा, उसके बावजूद हमने आपको माफ किया, हमने आपको आने दिया, हमने आपको हुकूमतें बनाने दी, और फिर भी आप टस से मस नहीं हुए, फिर भी आप सुधरे नहीं। तो अब इस दफा हमारा इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। हम भी आपसे तब बात करेंगे जब आप खत्म हो चुके होंगे। जी, हम भी आपसे तब बात करेंगे जब आप खत्म हो चुके होंगे। तो अब जो ये मफामत की बातें हो रही हैं, क्या खत्म हो चुके हैं नवाज शरीफ साहब? दोनों खत्म हो चुके होंगे। देखिए नहीं, कोई ऐसी देखें अभी तक तो हमने ऐसी कोई बात नहीं कि हमने कोई कॉल की है या हमने कोई मीटिंग की है। देखें उस वक्त हुआ, देखिए हमने ये कहा कि 10 साल आपने गुजारे, आपकी फिर हुकूमत आई, और हमने हमेशा 18th अमेंडमेंट में ये बात की कि आप नैब में हम चेंजेस लेके आते हैं, 62 आर्टिकल में हम चेंजेस लेके आते हैं। उस वक्त ये नहीं मान रहे थे, उनका ये ख्याल है कि हमारी हुकूमत आएगी और हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेंगे, तो गलत बात है उनकी, और आज वो उसी पे पछता रहे हैं कि शायद हम वो मान लेते। तो ये चीजें देखिए हमने उस वक्त हमने नहीं किया था, सेनेट का इलेक्शन था, वलीद साहब की पार्टी के चेयरमैन गालिबन आपको इस वक्त के जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी चेयरमैन को वोट दे रहे हैं। दिया था कि नहीं दिया था? किया था, बिल्कुल किया था। इन्होंने कहा था कि इन्होंने दिया था, हमने तो नहीं किया था। नहीं, वो इत्तेफाक की बात थी। हमने कहा था कि जब हम संजरानी साहब को हवाले कर दिए, संजरानी साहब ने कहा मैंने सब कुछ जरदारी साहब के हवाले कर दिया। आपने कहा कि हमने कान इधर से नहीं पकड़ा, हमने कान उधर से पकड़ लेंगे। हाँ, तो ये संजरानी साहब के हवाले कर दिए, चाहे वो पीटीआई को बेच दे आगे जाके। ठीक है, ये चीज नहीं है। मतलब है कि उन्होंने खुद कहा था कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी चेयरमैन सेनेट को वोट दे रहे हैं। संजरानी साहब के हवाले वैसे हमारे से काफी सख्ती कर रहे हैं वो आजकल डिप्टी चेयरमैन जो हैं। चलिए, मुझे प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली यहीं पे क्लोज करना है। कुंडी साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, और वलीद इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आखिर में सिर्फ ये कहूँगी कि आने वाले दिनों में लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज अगर ये जो मुमकिन गिरफ्तारियाँ होती हैं तो उसका रद्द-ए-अमल मुल्क पे क्या होगा? क्या अपोजिशन उसी तरह जो है वो वॉकआउट्स करती रहेगी, या मुल्क की भी बात होगी जिस काम के लिए ऐवानों में भेजा गया उस पर बात होगी? विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।